अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ रहे थे, इसको पूरी तरीके से कंटिन्यू कर रहे थे। कई सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी जीएसटी से संबंधित। मैंने आपको पूरा इसका जो है एंड टू एंड, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मैंने आपको इसको पूरा डेवलपमेंट समझाया था, बताया था। ये चीज आपको एक्सप्लिसिटली कही थी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक मल्टी स्टेज टैक्सेशन सिस्टम है। अब क्योंकि ये एक मल्टी स्टेज टैक्सेशन सिस्टम है, इस वजह से हर स्टेज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी को कलेक्ट करती है। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर हमने पूरा का पूरा सिस्टम समझा था कि मैन्युफैक्चरर जो है मैन्युफैक्चर पे चार्ज करता है एक्साइज ड्यूटी चार्ज रहती है। उसके बाद इंट्रा स्टेट सेल के ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज होता है, या इंटर स्टेट सेल यानी दो स्टेट्स के बीच में यदि सेल हो रही हो तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज होता है। और तीसरा है एक्सपोर्ट। तीसरी पॉसिबिलिटी एक्सपोर्ट रहती है कि आप एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती है। ठीक है जी, ये पुराने टैक्सेस थे। पुराने यानी कि ये टैक्सेस जो हैं ये लेवी हुआ करते थे भारत सरकार द्वारा, जिसकी वजह से विजय केलकर सर ने रिकॉग्नाइज करा कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस में रिजल्ट करते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब आप कंज्यूमर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हो, आप सबके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डल रहा है। सोच के देखो, थोड़ा डरो इस बात से। तो जब हम ये एक्स्ट्रा बर्डन को देखते हैं तो इसी चीज से रिलेटेड एक वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नाम दिया गया कि हम सिर्फ एक टैक्स चार्ज करेंगे और जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सबको मर्ज कर देंगे, सबसूम कर देंगे और एक टैक्स चार्ज करेंगे जिसका नाम होगा वन नेशन वन टैक्स। ठीक है जी, इस चीज को बोला गया। इसके साथ साथ जीएसटी में दूसरी चीज ये बताई गई। तो पहली चीज जीएसटी में ये हुई कि ये एक मल्टी स्टेज टैक्सेशन सिस्टम है। इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्सेशन सिस्टम। दूसरी चीज जीएसटी से रिलेटेड है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम का मतलब यह होता है जो प्लेस ऑफ सेल है, यानी जो पॉइंट ऑफ सेल है, जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट बिकेगा, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, इस पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आप जो है आप प्रोडक्ट को सेल करोगे, आप प्रोडक्ट को बेचोगे। तो पॉइंट ऑफ सेल का मतलब यह होता है कि मैं अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक जगह बनाता हूं लेकिन दूसरी जगह बेचता हूं, तो जहां बिकता है उसको हम क्या बोलेंगे? डेस्टिनेशन। और टैक्सेशन का पॉइंट वही होगा। भाई जाहिर सी बात है, आप सोच के देखें कि आप जहां पर बेच रहे हैं, भाई जहां पर फाइनली कंज्यूमर खरीदेगा वहीं तो टैक्स पे करेगा। जहां बनेगा वहां तो आपको टैक्स मिलेगा नहीं। टैक्स गुड्स के ऊपर कब मिलेगा? जब गुड्स सेल होगा। और गुड्स सेल कब होगा? जब कंज्यूमर खरीदेगा। तो कंज्यूमर जहां भी खरीदेगा उस जगह को क्या कहा जाएगा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। तो यह चीज जो है इंट्रोड्यूस करी गई और इसके बेसिस पे जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है यहां पर लाए गए। तो आइए आपको बताते हैं और यहां पे कई सारी चीजें देखते हैं कि जीएसटी एक्चुअली क्या है। व्हाट इज जीएसटी इन दिस पर्टिकुलर सेंस? सो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम एंड इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्सेशन सिस्टम। मल्टी स्टेज भी हमने समझा, डेस्टिनेशन स्टेज भी हमने समझा। It is an indirect tax for the whole country on the lines of one nation one tax, ताकि भारत को एक यूनिफाइड मार्केट, एकत्रित मार्केट जो है वो बनाया जा सके। तो एक सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इट्स एंटायर प्रोडक्ट साइकिल। पूरे प्रोडक्ट साइकिल में ये इकट्ठे चीज बनी हुई है, दैट इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। कोई और टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लगेगा और वो टैक्स कौन सा है? जीएसटी। पहले जमाने में जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि मैन्युफैक्चर पे लगता था एक्साइज
उसके बीच में तमाम फीस, टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय, ये सब चीजें लगती थी, और उसके बाद या तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था या वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगता था जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, नहीं तो एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगती थी। लेकिन अब जो है मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लगेगा, और उस टैक्स को क्या कहा जाता है? उस टैक्स को कहा जाता है जीएसटी। सो दैट टैक्स इज टर्म्ड एज जीएसटी। तो आइए देखते हैं कि मल्टी स्टेज टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी में भी वैसे ही काम करता है जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स काम करता था। बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, तो जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था एंड टू एंड, उसको आप ध्यान रखें कि मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चर करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट के ऊपर एक टैक्स लेवी होगा। तो ये है, मान लीजिए रॉ मटेरियल 100 रुपए का खरीदा, इसमें 30 रुपए की वैल्यू ऐड करी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करा, तो 130 रुपए की वैल्यू हुई। इसके ऊपर टैक्स लगा 13 रुपए, 13 रुपीज। तो 13 रुपीज टैक्स मैन्युफैक्चरर जमा कराएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ऑलराइट, 13 रुपीज टैक्स। उसके बाद ये प्रोडक्ट आया होलसेलर के पास 130 रुपए पे। 130 रुपए पे जो है इसने वैल्यू ऐड करी 20 रुपीज की, ये वैल्यू हो गई 150। इस पे 15 रुपए टैक्स बनता है। तो होलसेलर 15 रुपए में से सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग टैक्स जमा कराएगा। रिमेनिंग टैक्स मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद वो रिमेनिंग टैक्स जमा कराएगा। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर जो है वो एक्ट करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब रादर देन दैट एग्जांपल, आप वो एग्जांपल ध्यान रखिए जो मैंने आपको क्लास में समझाया हुआ है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ऑलराइट, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो 100 पे 10% टैक्स पे करेगा, 10 रुपीज। होलसेलर रिमेनिंग पे टैक्स पे करेगा, वैल्यू एडेड पे 2 रुपीज। रिटेलर रिमेनिंग पे टैक्स करेगा, वैल्यू एडेड 1 रुपी। इस तरीके से टैक्सेस जो है वो पे किए जाएंगे, एंड दिस इज हाउ टैक्सेस आर गिवन। तो यही चीज है, और इसी को हम इंक्लूड करते हैं इन अ स्पेसिफिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जीएसटी इंक्लूड हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब जीएसटी आया तो उस टाइम पे आपको जितने एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं वो सब खत्म करने हैं। अब एग्जिस्टिंग टैक्सेस कौन से हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। एग्जिस्टिंग टैक्स है, पहला जो टैक्स है वो है वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती थी ये हट जाएगा, और इसकी जगह दो टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया। पहला टैक्स है सीजीएसटी और दूसरा टैक्स है एसजीएसटी। तो फर्स्ट टैक्स इज सेंट्रल जीएसटी, सेकंड टैक्स इज स्टेट जीएसटी। अब ये कैसे काम करेगा ये समझते हैं। आइए देखें। वैल्यू एडेड टैक्स, मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगाया गया एट अ रेट ऑफ 12%, 12% पे वैल्यू एडेड टैक्स लगाया गया। अब वैल्यू एडेड टैक्स जो है आप खत्म करना चाहते हो, इसकी जगह आपने क्या इंट्रोड्यूस करा? आपने इंट्रोड्यूस करे दो टैक्सेस। पहले को बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, दूसरे को बोलते हैं स्टेट जीएसटी, और दोनों टैक्सेस जो है ये 50-50 इंप्लीमेंट हुए। 6%, 6%, 50-50 इंप्लीमेंट हुए, 6% एंड 6%। सीजीएसटी, एसजीएसटी 6% पे टैक्सेस आ गए। अब 6% में ये बड़ा क्लियर है, टैक्स रेट वही है, लेकिन इसका हाफ किसको जाएगा? सेंटर को, और हाफ उस स्टेट को जिस स्टेट में वो प्रोडक्ट बिकता है। आई रिपीट, उस स्टेट को जिस स्टेट में वो प्रोडक्ट बिकता है। तो इस तरीके से सीजीएसटी, एसजीएसटी को डिवाइड किया गया, और ये दो टैक्सेस ने एक टैक्स को रिप्लेस करा जो कि था वैल्यू एडेड टैक्स। ये टैक्स पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। इसकी जगह दूसरा टैक्स आया जो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी है, हाफ एंड हाफ। अब आपने बिल्स देखे होंगे, और सबसे कॉमन बिल है एक रेस्टोरेंट का बिल जिसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। तो आपको दिखाते हैं ये चीज, इसका आपको एग्जांपल दिखाते हैं तो आपको प्रूव हो जाएगा कि ये किस तरीके से लगाया जाता है, हाउ इट इज लेविड, और ये कैसे दिखना चाहिए। आइए देखें। तो ये है एक रेस्टोरेंट का बिल। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये किसी ने पूरी सब्जी खाई है, आप देख सकते हैं, दो क्वांटिटी है, 57 रुपीज 10 पैसा।
तो 114 रुपए 20 पैसे की पूरी सब्जी खाई गई है। इसके ऊपर ये जीएसटी लगा है, तो जीएसटी सीजीएसटी एट 2.5, एसजीएसटी एट 2.5, यानी इस प्रोडक्ट के ऊपर 5% जीएसटी है, 5% जीएसटी है, 2.5% जीएसटी जो है वो लगाया गया है। सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5, तो सेम अमाउंट है और इसके बाद टोटल बिल आता है। इससे यह पता चलता है कि जीएसटी जो इंप्लीमेंट होता है और इंट्रा स्टेट जीएसटी, यानी उसी स्टेट में माल बिकता है, उसी स्टेट में माल बिकने पे पहले जमाने में वैट लगा करता था और उसकी जगह जो अब नया टैक्स लाया गया है उसको हम सीजीएसटी एसडीएसटी कहते हैं। और हमेशा 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 याद रखिएगा, सीजीएसटी और एसडीएसटी सेम अमाउंट के टैक्सेस हैं। आई रिपीट, सीजीएसटी एसडीएसटी सेम अमाउंट के टैक्सेस हैं, ये डिफरेंट टैक्सेस नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस, सीजीएसटी एसडीएसटी। तो सीजीएसटी एसडीएसटी में कोई प्रोडक्ट है उसका रेट 12% है तो वो सेंटर के हाथ में 6 जाएगा, स्टेट के हाथ में 6 आएगा। किसी का 18% है, सेंटर के हाथ में 9 आएगा, स्टेट के हाथ में 9 आएगा। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस तरीके से ये लगाया जाता है। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है और यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर सधे हुए तरीके से सामने लेकर आनी है कि सीजीएसटी एसडीएसटी इज लेविएबल एट द वेरी सेम रेट, और वही रेट जो है सेंटर को जाएगा और उस स्टेट को जाएगा जिस स्टेट में प्रोडक्ट बिकता है। ऑलराइट जी, तो ये चीज हुई इन टर्म्स ऑफ सीजीएसटी एसडीएसटी। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको यह चीज समझाई थी कि जब लॉ लाया गया था तो उस टाइम पे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी लाया गया था। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इसके तहत जीएसटी लाया गया। इसमें इन टोटालिटी 5 बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए, 5 बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए। पहला जो बिल इंट्रोड्यूस किया उसका नाम है सेंट्रल जीएसटी बिल, जिसे हम सेंट्रल जीएसटी एक्ट कहते हैं। दूसरा आया, उसको कहते हैं स्टेट जीएसटी बिल, जो कि एसजीएसटी बिल है, एसजीएसटी एक्ट कहते हैं। तीसरा आया इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल, जिसको हम आईजीएसटी एक्ट कहते हैं। चौथा आया यूटी जीएसटी बिल, जिसको यूटी एक्ट कहते हैं, यूटी जीएसटी। नाम से पता चल रहा है कि यूटीज में जो जीएसटी लगता है। और पांचवा और आखिरी आया, इसको कहा जाता है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। इन टोटालिटी ये 5 बिल लाए गए। इसमें से अभी हमने 2 बिल समझे हैं और वो है सीजीएसटी एसडीएसटी। सीजीएसटी एसडीएसटी जो लाए गए हैं, ये लाए गए हैं इंस्टेड ऑफ वैट। पहले जमाने में लगता था वैट, ये हटा दिया गया, तो अब क्या लगना शुरू हुआ? अब लगना शुरू हुआ सीजीएसटी एसडीएसटी। सेम रेट पे ये बिल लगना शुरू हुआ। तो आपकी जिस भी तरह की सेल होती है, जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सेल, वैल्यू एडेड टैक्स की जगह 2 टैक्सेस लाए गए हैं। अब बात करते हैं इंटर स्टेट सेल की, यानी कि जब दूसरे स्टेट में सेल होती है। जब दूसरे स्टेट में सेल होती है तो 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, इस वजह से उसके ऊपर सेंटर गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी और वो टैक्स लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स को अबॉलिश करके इसकी जगह जो नया टैक्स लाया गया है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड जीएसटी और आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी। सो इंटीग्रेटेड जीएसटी और आईजीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविएबल ऑन इंटर स्टेट सेल। एक एग्जांपल दूं, अगली बार Amazon, फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी ऑर्डर करें, उस बिल को बहुत ध्यान से देखिएगा। हैव अ क्लोज लुक एट दैट बिल। अगर उस बिल में सीजीएसटी एसडीएसटी लगा है तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ है वो प्रोडक्ट उसी स्टेट में बना है जिस स्टेट से वो डिलीवर हुआ है। और अगर उसमें आप मान के चले प्रोडक्ट दूसरे स्टेट से आया है तो दूसरे स्टेट से स्टेट में प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगा होगा। तो आईजीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो इस बात को प्रूव करता है, और वो ये प्रूव करता है कि प्रोडक्ट दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आया है। इसे आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा जाता है।
अब इंटीग्रेटेड जीएसटी के साथ एक कॉन्सेप्ट जो मैं यहां पे जोड़ना चाहता हूं वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि अगर प्रोडक्ट मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बना और उसके बाद प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में ही बेचा गया, यूपी में बना यूपी में बेचा गया, तो इस प्रोडक्ट पे क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसडीएसटी। डेस्टिनेशन यूपी ही है, वहीं बना वहीं बिका तो वही डेस्टिनेशन होगी, सीजीएसटी, एसडीएसटी। तो इससे संबंधित जो चीज यहां पे दी हुई है वो क्या है? देखिए जी, हैव अ लुक एट दिस। ये देखो, सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी। क्या होता है इसमें? लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच गुड्स एंड सर्विसेज कम अंडर द सेंट्रल सब्जेक्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में आते हैं। तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो कंपनी ए सिचुएटेड इन लखनऊ और टू सेल द कमोडिटीज टू कंपनी बी इन आगरा, तो आप लखनऊ से आगरा में बेच रहे हो, दोनों ही यूपी में पड़ते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज बोथ द सिटीज आर इन उत्तर प्रदेश इटसेल्फ। तो ये सीजीएसटी लगता है और दूसरा जो टैक्स है वो एसडीएसटी लगता है। टैक्स लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट वेयर प्रोडक्ट सोल्ड इज कंज्यूम्ड। प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो कंज्यूम किया जाता है। As explained in previous slide, CGST will also be levied on the same intrastate supply. उसके ऊपर SGST लगता है. It will be governed by the central government. So when you visit the restaurant and the bill you get after the dinner or lunch, in which the bill you pay CGST, SGST, और यही चीज हमने यहां पे देखी, CGST, SGST जो है वो पेबल है, वो चीज दी जाती है. It is something which is given. और अब यही चीज आपको समझनी है और आपको आगे लेकर बढ़ना है. इसमें हम क्या बात करते हैं? What are we able to understand in this is something which you have to be very very clear. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. बात आती है इंट्रास्टेट मूवमेंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी. इंटरस्टेट मूवमेंट में बात आती है इंटीग्रेटेड जीएसटी. इंटीग्रेटेड जीएसटी जैसा मैंने आपको बताया, interstate supply of goods or services is when the location of the supplier and place of supply are in different states. अलग अलग राज्यों में है. तो आप ये मान के चले, कंपनी ए ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद कहां है? गुजरात में, एंड सोल्ड अ प्रोडक्ट टू कंपनी बी ऑफ कानपुर. कानपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में. तो गुजरात से उत्तर प्रदेश यदि प्रोडक्ट आता है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई में आता है और इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी लगाया जाता है. इट इज समथिंग विच इज सब्जेक्ट टू आईजीएसटी. तो इस केस में अगर यूपी का प्रोडक्ट गुजरात में बेचा जाएगा, इफ इट विल बी सोल्ड इन गुजरात, तो इसके ऊपर लगाया जाएगा आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल. जब हम इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आईजीएसटी लगाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि यह इंटरस्टेट सेल है. भाई एक स्टेट दूसरे स्टेट की बात नहीं सुनेगा, यह बड़ी क्लियर बात है, इसलिए इस पे आईजीएसटी लगता है. और इन पे जो है वो सीजीएसटी और एसडीएसटी लगता है. दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लियर. तो ये चीज यहां पे अप्लाई होती है. अब जब हम आईजीएसटी की बात करते हैं तो यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, और वो कंफ्यूजन ये है कि जी ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम. अब आप बोलोगे डेस्टिनेशन तो है, बिल्कुल है. डेस्टिनेशन क्या है? गुजरात. प्लेस ऑफ ओरिजिन, बना के किसने भेजा? उत्तर प्रदेश ने. बिका कहां? गुजरात में. डेस्टिनेशन है गुजरात, तो डेस्टिनेशन पे टैक्स कलेक्ट होगा, यानी गुजरात में जब बिकेगा तो टैक्स कलेक्ट होगा. मान लिया जी. टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कलेक्ट करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी. अब आती है मजे की बात. देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईजीएसटी का अमाउंट जमा करा. मान लो एक सेकंड के लिए जो प्रोडक्ट बिका है, ये प्रोडक्ट अगर यूपी के यूपी में ही बेचा जाता, यूपी के यूपी में ही बेचा जाता, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या लगता? सीजीएसटी, एसडीएसटी. सीजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता, एसडीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट को मिलता. कौन से स्टेट को? उत्तर प्रदेश को. यहां पे आईजीएसटी लगा, आईजीएसटी का पूरा शेयर चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और टैक्स रेट सेम है इस प्रोडक्ट के ऊपर. यहां भी टैक्स रेट 12% है, यहां भी टैक्स रेट 12% है. द टैक्स रेट इज द सेम ऑन बोथ, 12%, 12%.
तो अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? भाई आप एक बात सोच के देखो ना, एक स्टेट जो है वो बेच रहा है, अपने स्टेट में बेचने में उसे स्टेट गवर्नमेंट की कलेक्शन मिलती है एसजीएसटी, दूसरे स्टेट में बेचने पे क्या हुआ? सारा कलेक्शन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है सेम रेशो में। सेंट्रल गवर्नमेंट एक शेयर लेती है, मान लीजिए 6%, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दूसरा शेयर देती है 6%। लेकिन यहां पे कैच है, ये 6% कौन सी स्टेट को जाएगा? क्या बोला हमने? ये कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। डेस्टिनेशन क्या है? गुजरात। तो गुजरात स्टेट को यहां पर ये 6% टैक्स देना होगा, या गुजरात को यहां पर ये 6% टैक्स मिलेगा। अब मुझे यह बताओ कि पूरे सिनेरियो में अपने ही स्टेट में जब उत्तर प्रदेश ने बेचा तो उसको क्या मिला? उत्तर प्रदेश को मिला ये, इट गॉट दिस। लेकिन जब उत्तर प्रदेश ने दूसरे स्टेट में बेचा तो उस स्टेट को शेयर मिल गया 6% का। ये आईजीएसटी है। दिस इज नॉट फेयर। ये तो भाई मेरा क्या मोटिवेशन है दूसरे स्टेट में बेचने का? भाई जीएसटी का शेयर तुमको मिल जाएगा, तुम्हारी सरकार को मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब इस चीज से संबंधित जब जब पूरा प्रोसेस डिसाइड हुआ तो यह हुआ कि भाई आप जब एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट यूपी वाले देखते हैं तो ऐसे में यूपी गवर्नमेंट को नुकसान है। क्यों नुकसान है? उसका रीजन है, पुराने जमाने में आईजीएसटी की जगह क्या लगा करता था? सोचो जल्दी सोचो। लगा करता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब सेंट्रल सेल्स टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, जैसे आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है इंटरस्टेट सेल। सीएसटी का शेयर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा रखती थी और स्टेट उस स्टेट को देती थी जिस स्टेट में वो बनता था। यानी पुराने लॉ के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश को मिलता था। नए लॉ के हिसाब से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, किसको मिलेगा? गुजरात को। आई होप आपको अब डिफरेंस क्लियर हुआ, पुराने और नए। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम होता क्या है? तो नए को मिला। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या मोटिवेशन है? उसके लिए तो पुराना सिस्टम ज्यादा फायदेमंद था, नए सिस्टम में तो नुकसान है यूपी सरकार को। तो वो क्यों हां बोलेंगे इसको? तो वो उसे हां बोलने के लिए, अगर किसी स्टेट ऑफ ओरिजिनेशन का रेवेन्यू लॉस है, मान लो 1 मिनट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, रेवेन्यू लॉस, यानी प्री जीएसटी में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसका टोटल कलेक्शन होता था टैक्सेस से 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपीस, और पोस्ट जीएसटी में उत्तर प्रदेश सरकार का कलेक्शन कहां से हो रहा है? उसका हो रहा है एसजीएसटी से और थोड़ा बहुत शेयर आईजीएसटी से। उसका कलेक्शन हो रहा है 70,000 करोड़ का। तो उसका कलेक्शन कम हो रहा है, तो दिस इज शॉर्टफॉल। ये तो शॉर्टफॉल है। अगर उसका कलेक्शन कम हो रहा है तो इस कलेक्शन को कैसे पूरा करा जाएगा? भाई ये तो नुकसानदायक है ना मेरी सरकार के लिए। मेरे लिए तो पुराना सिस्टम अच्छा था, मैं पुराने सिस्टम में ज्यादा कलेक्ट कर रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा लॉ लेकर आई है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट द 5th बिल कॉल्ड एज कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल। तो कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल, कॉम्पनसेशन उन स्टेट्स को देते हैं जिन स्टेट्स को जीएसटी आने के बाद रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। आइए देखते हैं इसका टेक्स्ट क्या कहता है। व्हाट डज द टेक्स्ट स्टेट? लेट्स हैव अ लुक। तो ये आईजीएसटी हमने देखा, तो ये देखिए आईजीएसटी क्या कहता है इसमें। Compensation to states bill. The GST compensation to states bill was introduced in Lok Sabha in the same year 2017. Bill provides for compensation to states for any loss in revenue due to the implementation of GST. GST implement होने की वजह से आप states को compensate करते हैं। The government of India extended the compensation cess until 31st of March 2026, which was supposed to be ended in 2022. So, in this particular case, compensation to states क्यों लाया गया था? इसलिए लाया गया था क्योंकि states का revenue loss हो रहा था। ये लाइन क्या है ये भी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन होपफुली आपको compensation का पूरा मतलब समझ में आया होगा। You would have understood कि ये बिल की जरूरत क्यों थी। इसलिए थी क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है और वो स्टेट्स को मुआवजा देता है, कॉम्पनसेशन देता है उस लॉस के लिए जो लॉस रेवेन्यू में इसलिए हो रहा है क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। तो ये बिल आया
और आखिरी बिल है यूटी जीएसटी बिल। यूटी जीएसटी, भाई यूटीज भी तो है, यूटीज में भी माल बिकता है, तो अगर बाकी सारे राज्यों में जैसे जीएसटी लगा है, स्टेट जीएसटी जैसे एसजीएसटी बोलते हैं, तो यूटीज के लिए भी जीएसटी होना चाहिए। तो यूटीज के लिए जो जीएसटी लाया गया है उसको यूटी जीएसटी का नाम दिया गया है। इट इज कॉल्ड एज यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी का मतलब होता है कि उस यूटी में जीएसटी लगाना है जिसको आप आज भी यूनियन टेरिटरी मानते हो। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए, और वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन यूटीज पे जीएसटी लगा सकते हो जो यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर है, जिन यूटीज की अपनी सरकार नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जो है वो एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी सरकार है, विच हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। अब क्योंकि यूटी की अपनी अपनी सरकार है, तो दिल्ली, पुराने जमाने में भी दिल्ली का अपना वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, और अब दिल्ली का अपना जीएसटी है। लेकिन चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा नागर हवेली, अंडमान, लक्षद्वीप, ये सारे यूटीज ऐसे हैं जिनका लेजिस्लेचर नहीं है। 3 यूटीज है जिनका लेजिस्लेचर है, जम्मू एंड कश्मीर का है, दिल्ली का है, पुडुचेरी का है। तो इन सब पे आज भी दिल्ली, पुडुचेरी, जेएनके, इनमें आज भी एसजीएसटी लगता है क्योंकि इन सब में स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन बाकी सारे यूटीज पे क्या लगेगा? यूटी जीएसटी। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूटीज को एडमिनिस्टर करा जाता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सब कुछ, हाउ एसजीएसटी इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूटी जीएसटी इज लेविड बाय हैंडफुल ऑफ यूटी गवर्नमेंट्स। तो यूटी गवर्नमेंट्स जो है वो इसको लगाएंगे। और यूटी गवर्नमेंट जो है आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को कौन रेगुलेट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज जो है यूटी जीएसटी कहलाती है। इसके ऊपर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। दिस इज समथिंग विच इज लेविएबल। इसको क्या कहा जाता है? यूटी जीएसटी। तो ये 5 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, जैसा कि आपने देखा। जो पहला बिल है सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, इसको रिप्लेस करा वैट ने। फिर आया आईजीएसटी, इसको रिप्लेस करा सीएसटी ने, या सीएसटी को रिप्लेस करा आईजीएसटी ने। यूटी जीएसटी पहले अलग से सेल्स टैक्स लगता था, लेकिन यूटी जीएसटी बिल आया। और जितने स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस है उनको कॉम्पनसेट करने के लिए कौन सा बिल आया? कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल आया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये हमने बात करी है इस चीज की। अब सवाल उठता है एक स्पेसिफिक दिक्कत का जो हुई है कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स से संबंधित। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, स्टेट्स को क्या कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है? जैसा मैंने आपको बताया, मान लीजिए यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं। प्री जीएसटी यूपी की कलेक्शन है 1 लाख करोड़ की, राइट। पोस्ट जीएसटी इसकी कलेक्शन हो गई 70,000 करोड़ की। 1 लाख करोड़ 70,000 करोड़, तो इसका शॉर्टफॉल है 30,000 करोड़ का, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। ये चीज यहां पे इसका नुकसान दिखाता है, 30,000 करोड़ का नुकसान है। इस नुकसान को आपको उन सारे स्टेट्स के लिए भरना होगा जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर आइटम बिकता तो और स्टेट्स में। इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी का शेयर जो स्टेट के हिस्से आना चाहिए वो ओरिजिनेटिंग स्टेट या मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में आएगा नहीं, वो बिकने वाले स्टेट के पास जाएगा। तो जब बिकने वाले स्टेट के पास जाएगा, डेस्टिनेशन स्टेट के पास जाएगा, तो ओरिजिनेटिंग स्टेट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को क्या मिलेगा? अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्यों करेंगे मैन्युफैक्चर? वो क्यों देंगे? इस वजह से उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ऐसे जितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, इन सबको कॉम्पनसेशन देने की बात करी गई। अब कॉम्पनसेशन जो है उसमें देने के लिए भारत सरकार ने एक खास जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इंप्लीमेंट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। सेस का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर एक छोटा सा टैक्स या चार्ज लगाया जाता है फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए।
सेस का मतलब ही होता है फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। सुना होगा आपने, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, आपके पेट्रोल में होता है हाईवे सेस, उसी तरीके से जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। तो जो पैसा इस सेस के नाम पे भारत सरकार इकट्ठा कर रही है, इन्हीं पैसों को यूज करा जाएगा किस पर्पस के लिए? फॉर पर्पस ऑफ कॉम्पनसेटिंग स्टेट्स, फॉर पर्पस ऑफ कॉम्पनसेटिंग स्टेट्स। स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए आप यहां से पैसा निकालोगे, यह चीज प्रॉमिस करी गई, उसके लिए अलग से सेस लगाया गया। दूसरी चीज प्रॉमिस यह करी गई, जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, दैट दिस वुड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी हम आपको मुआवजा देंगे अगले 5 साल तक, 2022 तक। तो आप पूछोगे सर 2022 तक क्यों, उसके बाद क्या होगा? पॉइंट यह है कि इन 5 सालों में कलेक्शन जीएसटी का बढ़ता जाएगा। भाई स्टेट वहीं का वहीं थोड़ी रहेगा, स्टेट भी तो ग्रो करेगा, स्टेट ग्रो करेगा, लोग और कमाइयां करेंगे और स्टेट में चीजें बिकेंगी बनेंगी, तो ऑटोमेटिकली उसका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो ये 5 साल का जो पीरियड है, इसमें आपका टैक्स कलेक्शन इसी के बराबर हो जाएगा जितना आपका लॉस था। तो उसके बाद कॉम्पनसेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन उसके पहले 5 साल के लिए कॉम्पनसेशन हम आपको स्पेसिफिकली देंगे, इस चीज का प्रॉमिस किया गया। यह चीज भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर उस स्टेट को प्रॉमिस करी जिस स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा था, टैक्सेशन का रेवेन्यू लॉस हो रहा था। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भारत सरकार के ऊपर कोई दया दृष्टि है। 2017 से जीएसटी शुरू हुआ, कॉम्पनसेशन मतलब शुरू हुआ 2018, 2019, 2020, और 2020 में क्या आ गया? बोलो बोलो, 2020 में क्या आ गया? 2020 में आता है पैंडेमिक, कोविड। अब जब कोविड आता है, पैंडेमिक आता है, तो ये तो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, ब्लैक स्वॉन इवेंट है, वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है, 100 साल में होने वाली एक चीज है, किसी ने देखी नहीं है। तो अब कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, कुछ माल बिक नहीं रहा है। जब कुछ माल बिक नहीं रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बिक रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बिक रहे हैं, तो आप जीएसटी किस पे दोगे? आप जीएसटी नहीं दोगे तो गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन कैसे होगी? तो गवर्नमेंट को कलेक्शन नहीं हो रही है टैक्सेस की, ना स्टेट को ना सेंटर को। अब प्रॉमिस के अनुसार, जो प्रॉमिस करा है कॉम्पनसेशन एक्ट में, स्टेट्स पहुंच गए सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई हमें कॉम्पनसेशन दो। भाई आपने प्रॉमिस करा था ना 2022 तक कॉम्पनसेशन दोगे, तो कॉम्पनसेशन दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा? कौन सा कॉम्पनसेशन, क्या चाहिए, कौन सा कॉम्पनसेशन दे? कॉम्पनसेशन अब नहीं मिल पाएगा हमारी तरफ से, क्योंकि हमें खुद रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है, हमें खुद ही पैसा नहीं मिल रहा है, और अगर हमें खुद पैसा नहीं मिल रहा है तो हम आपको कैसे दे दे? निर्मला ताई ने बोला हम आपको कैसे पैसा दे दे? सोचो, इट्स समथिंग विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। हम तो पैसा नहीं दे पाएंगे, वी वोंट बी एबल टू गिव यू मनी। तो इसी चीज को देखते हुए, समझते हुए यह चीज डिसाइड करी गई कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को रेवेन्यू नहीं दे रही है। अब स्टेट्स जो है बहुत परेशान हुए, यार ये क्या तरीका है? आपने प्रॉमिस करा, आपके इसी प्रॉमिस की वजह से हमने जीएसटी लॉ के लिए अप्रूवल दिया लोकसभा राज्यसभा में। भाई राज्यसभा में अप्रूवल देने के लिए स्टेट्स के एमएलए को वोट करना पड़ेगा या स्टेट्स के एमपीज को वोट करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होगा। आपने प्रॉमिस करा और अब आप पीछे हट रहे हो। बात तो वैसे गलत है, आप पीछे कैसे हट सकते हो? तो इसी चीज को देखते हुए क्या चीज डिसाइड करी गई कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा उसका बहिष्कार हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 साल तो नहीं दिया। जो कोविड वाले पीक साल थे 2020-21 और 2021-22, इन 2 सालों में तो कॉम्पनसेशन नहीं दिया। यह बोला कि जो कॉम्पनसेशन 2 साल का है, वो कॉम्पनसेशन जो आपको 2022 तक मिलना था, ये कॉम्पनसेशन हम एक्सटेंड कर रहे हैं 2026 तक, 2026 तक। तो मतलब जो इन 2 सालों के पैसे थे, वो पैसे आपको, ये 2 साल के नाम के पैसे जो हैं, ये 2 साल में नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके 2 साल के पैसे नाम के जो हैं, ये आपको अगले 3-4 साल तक मिलेंगे। तो 2026 तक इसके फंड्स जो हैं आपको प्रॉमिस करे गए।
अब 2026 तक जो फंड्स आपको प्रॉमिस करे गए वो फंड्स आएंगे कहां से? वो आएंगे इसी से जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से। अब 2026 में भारत सरकार ने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को डिसकंटिन्यू करने की बात करी गई है। हमेशा याद रखिएगा, सेस जैसा मैंने यहां पे लिखा है एक पर्पस के लिए होता है, जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो सेस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। मतलब अगर सेस का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए तो सेस को हटा दिया जाता है। तो अगर सेस को हटाने की बात रखी गई है तो इसका मतलब यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है और अब लोगों के पास यह चीज पहुंच चुकी है। नाउ जितने भी स्टेट्स के पास लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ था उन सारे स्टेट्स के पास ये रेवेन्यू आ चुका है। तो ये चीज अब बड़ी क्लियर है और यही चीज यहां पर हमने देखी थी जो मेंशन थी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड कॉम्पनसेशन सेस अंटिल 31st of March 2026 which was to end on June 30th 2022। क्यों एक्सटेंड करा? ताकि सबको शेयर मिल सके। हाउएवर द कॉम्पनसेशन सेस लेविड ऑन लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स विल कंटिन्यू टू बी कलेक्टेड टिल March 2026। मतलब ये तो है ही। अब ये क्यों हुआ है? टू रीपे द बोरोइंग्स दैट वर डन इन 2021 एंड 2022 कॉम्पनसेट स्टेट्स फॉर जीएसटी रेवेन्यू लॉस। तो जिन स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हो रहा है उन स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए यह बात करी गई है कि हम आपको ये पैसा जो है ये दे रहे हैं। तो ये काम किया गया। तो आप देख सकते हैं जो हमने पांचों लॉज आपको बताए हैं वो पांचों लॉज यहां पर लिखे हुए हैं। सीजीएसटी बिल और एसडीएसटी बिल, हर स्टेट का अपना एसडीएसटी बिल है। ये जो दोनों बिल हैं ये हमारे वैट को रिप्लेस करते हैं। ये लगता है इंट्रा स्टेट सेल पे। इंट्रा स्टेट सेल पे दो टैक्सेस सीजीएसटी एसडीएसटी दोनों का रेट हमेशा सेम होता है। अगली बार बिल ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। फिर आता है आईजीएसटी बिल। इसने रिप्लेस करा है सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया टैक्स अब आईजीएसटी है और यह लगता है इंटर स्टेट सेल पे, दो स्टेट्स के बीच में जो सेल होती है। यूटीज के ऊपर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर करा जाता है, इसको यूटी जीएसटी का नाम दिया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि ओरिजिनेटिंग स्टेट्स को जो नुकसान है उसकी पूर्ति करी जाती है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल की वजह से, जहां पे इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपने क्या इंट्रोड्यूस करा? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ये सारी चीजें यहां पर आई हैं जिसकी वजह से जीएसटी के लॉस को इंप्लीमेंट करा गया है। तो ये हमारी सारी की सारी चीजें हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी बिल्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब बारी आती है यह समझने की कि जीएसटी के स्लैब्स कौन कौन से हैं। ऑलराइट, स्लैब्स का मतलब है जीएसटी कितने रेट्स पे एप्लीकेबल होता है। तो पहला है ओल्ड और दूसरा है न्यू। ओल्ड और न्यू। जीएसटी जब इनिशियली लाया गया था तो 5 टैक्स ब्रैकेट्स या टैक्स स्लैब्स में इंप्लीमेंटेड था। निल रेटेड गुड्स, यानी कि इन गुड्स को जीएसटी के दायरे में लाया गया लेकिन इस पर रेट कितना था? 0%। दूसरा है 5%, 12%, 18% और 28%। इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे ये 5 रेट ऑफ गुड्स एप्लीकेबल थे। निल रेटेड गुड्स, जीरो रेटेड गुड्स, इस पे जीरो रेट लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, खादी के आइटम्स हुए और आपका दूध हुआ, ठीक है, उसी तरीके से सैनिटरी पैड्स हुए और ऐसे तमाम गुड्स हैं जो कि एसेंशियल्स में आते हैं, जो कि भारत सरकार को लगता है कि अगर इन पे जीएसटी लगाया गया तो प्राइस बढ़ जाएगा और शायद लोग उस चीज को अफोर्ड ना कर पाए। तो इस वजह से उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगाया जाता है? 0% जीएसटी। ये निल रेटेड गुड्स है। फिर मेजॉरिटी गुड्स, एंड आई रिपीट, मेजॉरिटी गुड्स को टैक्सेबल किया गया 5 और 12% पे। जितनी चीजें आपके घर में दिखती हैं, चाहे वो बाथरूम में दिखती हो, चाहे वो किचन में दिखती हो, मेजॉरिटी, चाहे वो मसाले हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, हार्पिक हो, ब्रश हो, कोई भी चीज हो, साबुन हो, शैम्पू हो, वो 5 और 12% के ब्रैकेट में गुड्स टैक्सेबल है। मेजॉरिटी गुड्स को, बिस्किट्स हो, खाने की चीजें हो, रस्क हो, चाय पत्ती हो, चीनी हो, ब्रांडेड आटा हो, 5 और 12% में ये सब चीजें टैक्सेबल थी। फिर आया
एक नया जीएसटी रेट 18%। मैक्सिमम सर्विसेज जो है वो 18% पे टैक्सेबल थी। यहां पे मैं आपको यह बात बता दूं कि पहले जमाने में सर्विसेज के ऊपर लगता था सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स रहेगा नहीं, सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स था, तो सर्विस टैक्स को मर्ज कर दिया गया, तो तभी उसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोनों पे एक ही टैक्स लगता है, तो उस पे रेट लगाया गया 18% का, 18%। जितनी सर्विसेज है, ये भी एक सर्विस है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब जो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसकी मैं आपसे फीस लेता हूं। जो मैंने आपसे इस चीज की फीस ली, मान लीजिए मैंने आपसे 10,000 रुपीज की फीस ली, जो 10,000 की फीस ली उसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो 10,000 प्लस 18% इज 11,800। 11,800 रुपए मैंने आपसे लिए। ये 1,800 रुपीज जो एक्स्ट्रा मैंने आपसे लिए, ये 1,800 आपसे लेके मैं गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराऊंगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। ये 18% जीएसटी का अमाउंट है, जो कि पहले सर्विस टैक्स कहलाता था, अब जीएसटी कहलाता है। तो 18% है, और कुछ चंद गुड्स भी ऐसे हैं जो 18% पे टैक्सेबल है। और फाइनली 28% टैक्स स्लैब था, जो कि अल्ट्रा लग्जरी गुड्स। अब लग्जरी की डेफिनेशन भी वैसे अलग अलग होती है, सही बात बताऊं तो भाई आपके लिए हो सकता है एसी लग्जरी ना हो, भारत सरकार को लगता है एसी लग्जरी है, तो एसी के ऊपर 28% टैक्स लगा रखा था। भाई नॉर्थ इंडिया में तो यार देखो सीधी बात है, एसी एक नेसेसिटी है। गर्मी में तो शोले पड़ते हैं, तो अगर शोले पड़ रहे हैं और गर्मी में इतनी गर्मी पड़ रही है, अखंड गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर और यहां चल रहा है, पंजाब का अलग हाल है, हरियाणा का अलग हाल है, वेस्टर्न यूपी देख लो, तो भाई एसी तो नेसेसिटी है मेरे हिसाब से। लेकिन भारत सरकार को लगता है कि लग्जरी है, तो 28% जीएसटी प्लस सिन गुड्स। सिन गुड्स का मतलब है पापी गुड्स, जो आपके ऊपर एक पाप रखते हैं, जो आपको, जिसको कंज्यूम करके आपको लगता है कि भैया ये पाप हो रहा है मुझसे। तो यदि मुझसे ऐसा कोई पाप हो रहा है जिसको लेके यहां पर सिन गुड्स हैं, और अगर आप में से किसी को भी इन चीजों का आदत लगी हुई है, इन पदार्थों की, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो मदिरापान हो, चाहे वो रजनीगंधा, पान मसाला, ये सब जो तंबाकू वंबाकू है, ये सारे सिन गुड्स कहलाते हैं। एक अगर मदिरा पान को छोड़ दिया, हालांकि वो भी सिन गुड्स है, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लगता है, बाकी जितने हैं सिगरेट, निकोटीन, टोबैको, पान मसाला, पान पराग, इन सब को सिन गुड्स की कैटेगरी में रखा गया। और डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 28% जीएसटी लगाती है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्करेज कर रही है कि भैया मत कंज्यूम करो, मत खाओ तंबाकू, मत पियो सिगरेट, मत पियो निकोटीन। 28% जीएसटी। और अब ये तो ओल्ड रेट्स हैं, अब क्या हुआ जी, अब इसके ऊपर भारत सरकार ने जीएसटी के रेट्स चेंज करे सितंबर 2025 से। सितंबर 2025 में मोदी जी आते हैं और ये बोलते हैं कि रामनवमी का जो है वो पावन अवसर है, नवरात्रि शुरू हो रही है, और नवरात्रि का हमें क्या गिफ्ट मिला है, नवरात्रि का गिफ्ट ये मिला है कि जीएसटी के रेट्स कम कर दिए गए हैं। तो अब जो जीएसटी के रेट्स एप्लीकेबल है वो है निल रेटेड गुड्स, जीरो रेटेड गुड्स हमेशा रहेंगे, 5% का ब्रैकेट है, 12% का ब्रैकेट जो है वो खत्म कर दिया गया है। उसके बाद तो ये खत्म हो गया है, फिर आता है 18% का ब्रैकेट, 18% का ब्रैकेट अभी भी एग्जिस्ट करता है, 28% का ब्रैकेट खत्म कर दिया गया है, और इसकी जगह एक नया ब्रैकेट लाया गया है 40% जीएसटी का। 40% जीएसटी लग रहा है कुछ गुड्स में। समझ के देखो, 100 रुपए की चीज 40 रुपए टैक्स। भाई खून ले लो, इतना टैक्स ले रहे हो, खून ही ले लो मेरा। लेकिन क्यों है? सुपर लग्जरी गुड्स प्लस सिन गुड्स। सिन गुड्स है, देख लो, सिगरेट, पान मसाला, ये वो सारे गुड्स पे आप कितना जीएसटी है? 40%। और महंगा हो गया। एक बड़ा भाई होने के नाते, मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था ना, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, बड़ा भाई। अगर मुझे बड़ा भाई मानते हो, प्लीज ऐसे जो पदार्थ होते हैं, धूम्रपान करना, ये सारी की सारी चीजें कंज्यूम करना बंद कर दें। भारत सरकार 40% जीएसटी इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि उसे टैक्स का कलेक्शन चाहिए, वो तो चाहिए, लेकिन इसके पीछे दूसरा रीजन ये है कि इन चीजों का कंजम्पशन भारत सरकार कम करवाना चाहती है। डिस्करेज करने के लिए जीएसटी का रेट इतना हाई रखा जाता है। और लग्जरी गुड्स ऐसे हैं भाई, जो लग्जरी प्रोडक्ट खरीद रहा है,
आप 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, अब जहां तुम 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो आप 55 लाख दे सकते हो, एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए टैक्स दे दो। पहले 28% दे रहे थे, अब 40% टैक्स तो दे दो, दे सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो। तो लग्जरी गुड्स पे तो बनता है, लेकिन सिम गुड्स इसलिए करा जा रहा है ताकि आप उसे कंज्यूम ना करें। ये प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। आपने बहुत सारी फिल्मों के पहले एड्स देखे होंगे, सिनेमा थिएटर्स में एड्स आते हैं, टीवी पे एड्स आते हैं, धूम्रपान करने से मुंह का कैंसर होता है और पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। प्लीज इन चीजों को कंज्यूम ना करें, इन पदार्थों को कंज्यूम ना करें, ये बहुत हानिकारक है। एक दिल से दरख्वास्त है, एक बड़े भाई की, एक दोस्त की, एक मेंटोर की, एक एजुकेटर की, एक टीचर की, जो मर्जी आप मानते हैं, इन चीजों का सेवन ना करें प्लीज। तो इन रेट्स पे जीएसटी लागू किया गया, तो हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर क्या करा, मैक्सिमम 28% गुड्स, मतलब कुछ मैक्सिमम इन द सेंस कुछ 28% गुड्स, जैसे कि छोटी गाड़ियां 1200 सीसी कम की गाड़ियां जो है वो 28% से 18% इस पे आ गए, और बहुत सारे गुड्स जैसा कि लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स 40% में चले गए। तो ये चीज हुई। और दूसरा 12% के कई सारे गुड्स कहां आ गए, 5% टैक्स ब्रैकेट्स में आ गए। तो अब सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, जिन प्रोडक्ट्स पे पहले 28% जीएसटी लगता था या 12% जीएसटी लगता था, अब वो प्रोडक्ट्स 5 और 18 में आ गए हैं। तो वो प्रोडक्ट्स क्या हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आइए देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। आपको दिखाते हैं ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ये देखो देखो, फ्रॉम 4 years to 2, पहले 5, 12, 18, 28 था, अब 5% पे सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल गुड्स हैं, 18% पे स्टैंडर्ड गुड्स आते हैं और 40% पे लग्जरी गुड्स आते हैं और सिन गुड्स आते हैं। पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स मत पियो, कोक पेप्सी बेकार है, नींबू पानी पियो, जूस पियो। हाई एंड कार्स, महंगी गाड़ियां, लग्जरी, यॉट्स चलाओ, प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो आप देखते हो कि नए नए आज की डेट में एयरक्राफ्ट्स हैं, 40% लग्जरी गुड्स ये है। और प्लस मैंने आपको बताया निल रेटेड गुड्स हैं जो कि एसेंशियल्स पे होते हैं। तो पहले के ब्रैकेट ये है और आज जो है वो ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से गुड्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने इंट्रोड्यूस करे हैं आप लोगों के लिए। अब ये देखिए, याद तो नहीं कर रहे लेकिन ब्रॉडली पता होना चाहिए, मतलब इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए सब लोगों को। तो फूड एंड डेली एसेंशियल्स जो रोजमर्रे की चीजें हैं, जीएसटी फ्री यानी जीरो रेटेड गुड्स क्या है, प्री पैकेज पनीर है, ऑल इंडियन ब्रेड्स है, यूएचटी मिल्क है। 12 और 18% पे जो थे, अब 5% पे कौन कौन से आ गए हैं, नमकीन, भुजिया, सॉसेस, पास्ता, कॉफी। सच बताऊं तो नमकीन और भुजिया भी एक तरीके से सिम गुड्स ही हैं। ये भी डीप फ्राइड चीजें हैं भाई, बहुत नुकसान करते हैं। अब आप बोलोगे सर हरी चीज नुकसान करती है क्या, भूखे भूखे थोड़ी रहेंगे। चलो खा लो भाई, खा लो, ये चीज खा लो। और 5% पे अब क्या हो गया है, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, बाइसिकल, ये सब 5% पे टैक्सेबल हो गए हैं। 28 से 18% पे क्या है, पहले एलसीडी टीवी आता था जो कि 32 इंच का है, वो 28% पे टैक्सेबल था, अब 18 हो गया है। एसी, डिश वॉशर सब 18% पे टैक्सेबल हो गए हैं, ये हुआ है। फिर सोइंग द सीड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर एग्रीकल्चर, कई सारे एग्रीकल्चरल आइटम्स पे जीएसटी ज्यादा था, अब इसको 5% जीएसटी में लाया गया है। जैसे फार्म मशीनरी, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम्स के लिए जो ड्रिप्स और स्प्रिंकलर होते हैं ये 12 पे थे। पार्ट्स और ट्रैक्टर के टायर पार्ट्स 18% पे थे। बायो पेस्टिसाइड 12% पे थे, ये सब 5% पे लाए गए हैं। तो उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर पे देखिए, छोटी गाड़ियां जो हैं, लग्जरी कार्स पे तो लग्जरी वाला लगेगा। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है 28 से 18 पे क्या है, छोटी गाड़ियां, पेट्रोल कार जो कि 1200 सीसी से कम की है, 400 मिलीमीटर साइज में है। डीजल कार जो 1500 सीसी से कम की है, इन पे 18% जीएसटी है। टू व्हीलर 350 सीसी का है, 18% हो गया है। बस, ट्रक, ऑल ऑटो पार्ट्स सब पे 18% हो गया है। कंस्ट्रक्शन और होम बिल्डिंग पे आप देख सकते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट पे 28% था, अब 18% हो गया है। बाकी मटेरियल पे 12% था, 5% हो गया, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, सैंड, लाइम ब्लॉक्स, बैम्बू फ्लोरिंग, ये सब हुआ है। तो काफी चेंजेस हुए हैं भाई, काफी चीजें सस्ती होनी चाहिए। अफोर्डेबल हेल्थ केयर, देखिए हेल्थ केयर में क्या हुआ है, जीएसटी फ्री कर दी है काफी चीजें, जैसे 12 से 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स, डायग्नोस्टिक किट्स,
ये नील कर दिया है। 12 से 5% हो गया बाकी के मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी, होम्योपैथी। 12-18 थे, 5% हो गया है। ऑक्सीजन जो मिलता है हॉस्पिटल्स में, थर्मोमीटर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीजों पे 0 या 5% जीएसटी हो गया है। और इंडिविजुअल इंश्योरेंस 18% से नील पहुंच गई है। प्रीमियम्स फॉर इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस एंड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस जो है, जो आप अपने, अब ये ध्यान रखिएगा, आप अपने पेरेंट्स के लिए तो कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए, ये बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस को इग्नोर ना करें। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो वैसे तो काम नहीं आती, टचवुड भगवान करे काम ना आए, लेकिन अगर तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल का बिल भरने की क्षमता नहीं है लोगों में, अच्छे अच्छे रईस लोगों में नहीं है। मैंने देखा है, मेरी बात मानिए, आपके पेरेंट्स की, आप तो चलिए बहुत यंग लोग हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स जिस भी एज ग्रुप में है, 40s 50s, उनके लिए प्लीज एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए। अगर किसी की मेडिकल कंडीशन एग्जिस्टिंग है और एज 50 साल से ऊपर है, तब तो पक्का खरीदो, क्योंकि एक एज के बाद इंश्योरेंस मिलती भी नहीं है। और कैसे इलाज करवाओगे? तो प्लीज इंश्योरेंस खरीदिए। अब इंश्योरेंस सस्ती हो गई है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी लगा करता था 18% का, वो 0 हो गया है। दिस हैज रिड्यूस्ड। एमएसएमईज, आर्टिसंस और एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट टॉयज, हैंडीक्राफ्ट्स और टॉयज जो कि एमएसएमईज बनाते हैं, 5% हो गया है। टेक्सटाइल और एमएसएमईज पे 18 से 5 और 12 से 5 हो गया है। एजुकेशन पे 12% से नील हो गया है। स्टेशनरी आइटम्स हैं ये सारे आपके, पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक, मैप्स, इस पे जो है नील हो गया है। ठीक है, तो अब जीएसटी का रेट कम होते ही हुआ क्या? आपने जीएसटी का रेट कर दिया कम, यानी कि टैक्सेस कम कर दिए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, देखिए, अगर टैक्सेस कम होते हैं तो क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, फिर से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, टैक्सेस कम होते हैं तो चीजों का प्राइस क्या होता है? कम होता है, मतलब चीजें सस्ती होती है। जब प्राइस सस्ती होती है तो डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो मनी सप्लाई बढ़ता है, और जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इसका क्या इंपैक्ट होता है? ग्रोथ। इट रिजल्ट्स इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। और यही चीज यहां पे स्टेट करी गई है कि लोअर प्राइसेस अगर होंगे तो उसका इंपैक्ट होगा हायर डिमांड। हायर डिमांड, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हो, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो। क्योंकि आप ये सारी चीजें कर रहे हो, इस वजह से ज्यादा लोग खरीदेंगे और टैक्स बेस जो है वो बढ़ेगा, रेवेन्यू जो है और अच्छा होगा, और इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा ग्रोथ की तरफ। इसको कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये है हमारी साइकिल ऑफ ग्रोथ जो कि चलती रहेगी यदि आप जो है एक स्पेसिफिक तरीके से चलते रहे। 2017-18 से लेकर आज तक जीएसटी कलेक्शंस में कितनी बढ़ोतरी हुई है आप देख सकते हैं। टैक्स पेयर बेस 2017 में जीएसटी का 66.5 लाख लोगों का था, 2025 में 1.5 करोड़ लोगों का है। मतलब 1.5 करोड़ लोग जो है वो टैक्सेस डिपॉजिट करवा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आप देख सकते हैं मोर देन डबल हो गया है। और जीएसटी के जो पैसों में कलेक्शन है, 2017-18 का कलेक्शन 82,000 करोड़ था, और यह चीज पिछले साल 2,04,000 करोड़ क्रॉस कर गई है। इस साल जो ये वो है, सो 2,04,000 करोड़ जो है आप देख रहे हैं, ये करंट है, एंड दिस इज समथिंग विच इज अ मंथली कलेक्शन। ये मंथली है, एनुअल नहीं है। तो आप जो है आप यहां तक पहुंचे हैं इन टोटालिटी 2000, अभी मैं आपको उसका पूरा का पूरा डेटा देता हूं। इन टोटालिटी 20 लाख करोड़ का कलेक्शन क्रॉस हुआ है इन 2024-25। 2024-25 में 20 लाख करोड़ का कलेक्शन जो है वो क्रॉस हुआ है। तो आइए देखें जीएसटी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना फायदा हुआ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना रिकवरी हुई। तो जीएसटी रेवेन्यू का ट्रेंड जो पैंडेमिक के बाद है वो क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द ट्रेंड? तो रेवेन्यू ट्रेंड पोस्ट पैंडेमिक, रेवेन्यू शो स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट पोस्ट कोविड रिकवरी। जीएसटी तो बढ़ ही रहा है। कलेक्शंस इंक्रीज फ्रॉम 11.4 लाख करोड़ जो कि 2020-21 में था, और जो पिछले साल 2024-25 में रहा है वो रहा है 22 लाख करोड़ का, 22 लाख करोड़। और इस साल जो जीएसटी कलेक्शन है वो और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ये देखें 2020-21 कोविड वाले साल में 11,36,805 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था। ये ऑथेंटिक फिगर्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए गई हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ये फिगर्स हर महीने की देती है, तो हर महीने के पहले हफ्ते में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं अबाउट जीएसटी कलेक्शन ऑफ प्रीवियस मंथ।
जीएसटी कलेक्शन जो बढ़ रही है, आप देख रहे हैं 2020-21 में इतनी कलेक्शन है 11,36,000 करोड़, 2021-22 की कलेक्शन है 14,83,000 या 14,84,000 करोड़ 20-21, 22-23 में 18,07,680 करोड़, 2023-24 में 20,18,000 करोड़, 2024-25 में 22,08,000 करोड़। 22,08,000 करोड़ का जो कलेक्शन है और 2025-26 में यह कलेक्शन 24 लाख करोड़ यानी कि 2 लाख करोड़ पर मंथ हो सकता है। इतना मैसिव ग्रोथ है। अब इसको बताने का पर्पस क्या है, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, मतलब भारत सरकार को ज्यादा टैक्स कलेक्शन आ रहा है। ज्यादा टैक्स कलेक्शन गुड्स एंड सर्विसेज पे आ रहा है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज बिक रही होंगी, कोई खरीद रहा है तभी टैक्स भर रहा है और वो गवर्नमेंट के पास कलेक्शन आ रहा है। अब खरीदने वाले अगर 11 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ है तो डबल हो गया। इसका मतलब पूरे इकोनॉमी में बिक्री डबल हो गई। अगर बिक्री डबल हो गई तो सोच के देखो ना कितना बड़ा एडवांटेज है भाई। अगर बिक्री डबल हो गई इसका मतलब लोग जो खरीद रहे हैं उनके पास पैसा है खरीदने का। ये बहुत बड़ी बात है। पीपल हैव द मनी टू परचेज। व्हेन पीपल हैव द मनी टू परचेज दे आर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। दे आर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इट मींस दे हैव द मनी। उनके पास पैसा है खरीदने का। उनके पास पैसा कैसे है खरीदने का? क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट है तो ग्रोथ है। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब यह है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। यह आपको समझना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। काफी डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूं। तो यह चीज हुई। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक चीज पे काफी आलोचना करी जाती है और वो है एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स यानी आपने कुछ चीजों पे जीएसटी छोड़ा हुआ है। जीएसटी हैज बीन लेफ्ट, विच मींस देयर आर सर्टेन गुड्स जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। पहला है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और दूसरा है ऑल काइंड्स ऑफ पेट्रोल क्रूड। अब इसमें हर तरह का क्रूड, हाई स्पीड डीजल, रिफाइंड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। यानी इन पे आज भी टैक्सेस पुराने जैसे लगते थे वैसे ही लग रहे हैं। पुराने जमाने में पेट्रोल पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता था और स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स लगता था। स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती थी और वैट का रेट पेट्रोल के ऊपर हर स्टेट का अलग अलग था। इस वजह से, या अभी भी है, इस वजह से हर स्टेट में पेट्रोल का प्राइस वेरी करता है। तो कभी सोचा है आपने कि पेट्रोल का प्राइस हर स्टेट में क्यों वेरी करता है? भाई पेट्रोल क्यों अलग है? भाई दिल्ली में 95 रुपए लीटर है, उत्तर प्रदेश में 100 रुपए लीटर है, राजस्थान में 105 रुपए लीटर है, सदर्न स्टेट्स में 105 to 110 है, कुछ स्टेट्स में तो 115 रुपए लीटर तेल पहुंच गया था। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट पहले टैक्सेस लगाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस पूरे इंडिया के लेवल पे पेट्रोल के प्राइस पे सेम रहते हैं, क्योंकि वो तो परसेंटेज के हिसाब से लगते हैं। तो वो चीज सेम रहती है, तो वो सेम है। तो पेट्रोल जो है वो है 45 रुपए पर लीटर, रफली इतना ही है पेट्रोल का जो प्राइस है, 45 रुपए पर लीटर। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हुए जो कि ऑल इंडिया लेवल पे सेम है। फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है इसमें एक टैक्स है वैट, जो हर स्टेट का अलग अलग होता है। इस वजह से जो फाइनल अमाउंट आता है ये हर स्टेट का अलग अलग अमाउंट आता है, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू एडेड टैक्स। अब जरा सोच के देखो मैं क्या समझा रहा हूं यहां पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल, जो कि भारत सरकार के लिए कैश काउ है, पेट्रोल के बिना तो इकोनॉमी चलती नहीं, सब कुछ पेट्रोल पे टिका हुआ है। अगर सब कुछ पेट्रोल पे टिका हुआ है तो उस वजह से आप जो कुछ पेट्रोल पे चार्ज कर रहे हो, ये सारे के सारे टैक्सेस आपने वैसे ही रखे जैसे कि पुराने जमाने में थे, प्री जीएसटी थे, पोस्ट जीएसटी भी यही चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सहूलियत पूरी रखी और स्टेट गवर्नमेंट को भी सहूलियत रखने दी कि आप भी टैक्स कलेक्ट करो, हम भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और बाकी चीजों पे जीएसटी लगा देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इस चीज पे जीएसटी सबसे पहले लगना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन द फर्स्ट थिंग टू लेवी जीएसटी। क्यों?
इसलिए क्योंकि पूरी इकोनॉमी पेट्रोल पे डिपेंडेंट है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और इसी वजह से जीएसटी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है कि मेजॉरिटी आइटम्स पे जीएसटी जो लगता है वो सबसे पहले पेट्रोल पे लगना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल पे ही नहीं लगाया और पेट्रोल को बोल दिया कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे जीएसटी में मर्ज कर लेंगे। आप देख सकते हैं 2017 में जीएसटी लॉ आया था, आज तक तो पेट्रोल मर्ज हुआ नहीं, इतने साल निकल गए। अगर आप जीएसटी को मर्ज नहीं करते हो तो इस वजह से पेट्रोल जो इकोनॉमी है, मान लीजिए सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ट्रकों में होगा। ट्रकों में क्या डलता है? पेट्रोल या डीजल, दो चीजें डलती है। अब पेट्रोल पे टैक्सेस आपने उतने लगा रखे हैं, तो पेट्रोल पे जो टैक्सेस है, इन टैक्सेस का नुकसान क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट, शुरुआत में बताया था कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है। अब उसके ऊपर आपने ट्रांसपोर्ट करा, अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो आइटम का प्राइस बढ़ गया, आइटम का प्राइस बढ़ गया, उसके ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया। तो अब एक बात सोच के देखो कि फिर तो कैस्केडिंग इफेक्ट फिर भी हो गया ना। इस वजह से पेट्रोल पे जीएसटी ना लगना बहुत हैवी क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट करता है, यह बात याद रखिएगा। हर चीज महंगी होती है भाई, अगर हर चीज महंगी हो रही है और वो पेट्रोल की वजह से भी महंगी हो रही है, मतलब पेट्रोल भी एक कंट्रीब्यूटर है, तो पेट्रोल पे अगर आप टैक्सेस लगा रहे हो, ये कैस्केडिंग इफेक्ट का इंपैक्ट तो आज भी कंज्यूमर पे आ रहा है। यही रीजन था जिसकी वजह से आपने जीएसटी को बोला था कि भाई जीएसटी आना चाहिए क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट है। अब कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी तरीके से कहां हटा? नहीं हटा है। सो दिस इज वन। और दूसरा है अल्कोहल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे भी जीएसटी जो है वो नहीं लगाया गया है। मतलब आज भी स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर है जीएसटी की ऑन दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो आप देख सकते हैं 5 petroleum products have been kept out of GST for the time being, but with the passage of time they will be subsumed on GST, and state governments will continue to levy VAT on alcoholic liquor for human consumption. इस पे VAT लगता रहेगा, ऐसा इनका मानना है। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स। पहला है पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड का मतलब होता है कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, ये रिफाइंड तेल है, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो प्लेन के अंदर तेल डलता है, इस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। ऑलराइट, एक लिस्ट में आपको और दिखाना चाहता हूं कि बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में। What taxes at the center and state level have been incorporated? Incorporated बोल लीजिए या सबसूम बोल लीजिए, जीएसटी में कौन से मर्ज हुए हैं या कौन से सबसूम हुए हैं। तो जीएसटी में लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स जो म्यूनिसिपैलिटी लेती थी, ऑक्ट्रॉय, उसके बाद यहां पे देख सकते हैं वैट, सीएसटी, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स लगा करता था पिक्चर के टिकट पे, थीम पार्क्स पे, घूमने फिरने की जगहों पे, मेलों पे। यहां पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारी ड्यूटीज, कई सारी तमाम ड्यूटीज है। एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, ये सबको मर्ज करके, ये सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स लाया गया है जिसको हम जीएसटी का नाम देते हैं। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं जो आप याद रखोगे, मर्ज नहीं हुए हैं। There are 2 exceptions which have not been merged. उसमें से एक एग्जम्पशन मैंने आपको बताया, अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोल को जीएसटी में नहीं लाया गया है, तो ये पुराने टैक्सेस के हिसाब से चल रहा है। और दूसरा है, आप याद रखेंगे, कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी का मतलब होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, और इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है। बोथ द टैक्सेस विच आर लेविएबल, तो कस्टम्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये दोनों जो टैक्सेस है, ये आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे। तो एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, एक्सपोर्ट पे आज भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट पे आज भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और कस्टम्स ड्यूटी जो है उसी तरीके से चलती रहेगी, ये आप याद रखेंगे। तो कस्टम्स ड्यूटी हैज नॉट बीन सबसूम्ड। अदर देन कस्टम्स ड्यूटी, ऑल अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसकी मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई है, 18 तरीके के टैक्सेस है जिनको मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया है, वन नेशन वन टैक्स। काफी बड़ी अचीवमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही हो सकता है ये। इट कैन ओनली हैपन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक बहुत अच्छी चीज करी, और वो ये थी कि एक संस्था बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि संविधान के हिसाब से बनाई गई, जिसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन होता है, जिस तरीके से यूपीएससी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है,
सुप्रीम कोर्ट है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उसी तरीके से जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया है। इसका कहना आपको मानना पड़ेगा। तो जीएसटी रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं ये कौन लेगा? जीएसटी रिलेटेड सारे डिसीजंस जीएसटी काउंसिल लेगी और इसी तरीके से जीएसटी काउंसिल को फ्रेम करा गया है। तो जीएसटी काउंसिल की एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो यानी कि जो इस पोस्ट पे होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन बन जाएगा। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की चेयर पे बैठेंगे या बैठेंगी, जैसे अभी निर्मला ताई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इसकी बन जाएंगी। इसके सिवा बाकी सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स, ऑल स्टेट्स प्लस स्टेट्स विद लेजिस्लेचर्स, ये सब जो है सारे मेंबर है जीएसटी काउंसिल के ऑटोमेटिक। ये भी एक्स ऑफिशियो है। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हो आप ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन गए। तो ये कॉम्पोजिशन बनाया गया जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल में बोला गया है कि इन लोगों को 3 महीने में एक बार, एवरी क्वार्टर दे नीड टू मीट, इनको मीटिंग करना जरूरी है। जो ये मीटिंग करेंगे उस मीटिंग के अनुसार जो डिसाइड होगा वो ही डिसीजन यहां पे फाइनल माना जाएगा। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं ये रिवोल्ट करने लगे कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर है, जो ये बोलेंगे हमेशा वही माना जाएगा, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है? उन्होंने कहा नहीं, इंपॉर्टेंस है। कैसे है कि आप सबके वोट की वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं वोटिंग कर रहे हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5, 5 लोगों के वोट हुए, राइट? ऐसे ही करोगे। लेकिन जीएसटी काउंसिल की वोटिंग में नंबर काउंट नहीं होता। जीएसटी काउंसिल की वोटिंग में आप एक वोट को वैल्यू देते हो, राइट? तो ये सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स कंबाइंड, इन सारे स्टेट्स की वैल्यू पता है क्या है? द वैल्यू इज 2/3। मतलब अगर ये सारे एक चीज पे वोट करेंगे तो उस पे कितना वजन पड़ेगा? 2/3, 2/3। और फाइनेंस मिनिस्टर के वोट की वैल्यू कितनी है? 1/3। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने वोट की वैल्यू को 1/3 रखा है और बाकी सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को वैल्यू क्या दे रखी है? 2/3। तो ये वैल्यू ऑफ वोट है। और इसके साथ दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी प्रस्ताव या प्रपोजल यहां पर रखा गया है काउंसिल के सामने जिस पे अप्रूवल चाहिए, उसके लिए आपको कम से कम 75% अप्रूवल लगेगा। एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अप्रूव और यू शुड बी एबल टू अप्रूव 75% अप्रूव। मतलब 75% लोग ऐसे होने चाहिए, 75% लोग ऐसे होंगे जो कि अप्रूवल के हिसाब से चलेंगे। मतलब 75% वैल्यू ऑफ वोट अगर आएगा तभी उस प्रपोजल या प्रस्ताव को माना जाएगा। तो 75% प्रस्ताव पे वोट तब आएगा जब फाइनेंस मिनिस्टर सब पे अप्रूव करेंगे, क्योंकि सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स भी कर ले तो भी 2/3 होगा और 2/3 का टोटल वेटेज कितना होता है? 67% होता है। इट इज 67%। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको बताते, देखिए जी, द चेयरपर्सन इज फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन टू बी चोजन अमंग्स द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री हैं तो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यहां पे आते हैं। एमओएस फाइनेंस, ये सब जो है ये सब मंत्री हैं। कोरम कम से कम 50% होना चाहिए सारे मेंबर्स का, और सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स का कंबाइंड वैल्यू ऑफ वेट रहेगा 2/3 और सेंटर का वैल्यू ऑफ वेट रहेगा 1/3। और इसमें डिसीजन लिया जाएगा 75% मेजॉरिटी से। बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, 75% मेजॉरिटी। तो काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी इंक्लूडिंग लॉज, रूल्स एंड रेट्स, सब कुछ काउंसिल डिसाइड करेगा। कौन से नए गुड्स पे जीएसटी लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, किस पे रेट बढ़ाना है, किस पे रेट कम करना है। एवरी सिंगल डिसीजन वुड बी टेकन बाय द काउंसिल। तो यहां पर हमारा जीएसटी का पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।